हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एंड जेपीएससी जेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो हमारा जनवरी में होने वाला यूजीसी नेट है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों में भैया एक कॉमन सी चीज है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ये तो तय है। तो डेफिनेटली अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना रखे हो तो ये पर्टिकुलर क्लास आप ही के लिए है। एंड डेफिनेटली जेपीएससी जेट की जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो बढ़ करके 1 दिसंबर तक हो गई है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है जाकर के फिल कर लो, अभी भी आपके पास 10-12 दिनों का समय बचा हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी 19 साल के बाद है, मौका बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और आज की सेशन में डिस्कस करने वाला हूं मैं रेशियो एनालिसिस। लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहा था बट कुछ कारणों की वजह से जो क्लासेस थी वो बीच में हम लोग को रोकनी पड़ी थी। तो उसी क्लास में हम लोग अगेन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिन्होंने अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हमारा लक्ष्य एकेडमी का, वो फटाफट जाके ज्वाइन कर लो ताकि हर एक अपडेट्स आपको मिस आउट नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, जेपीएससी जेट स्पेशल जो बैच चल रही थी जिसमें हमारा 1500 का जो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा था। अच्छा, ये डिस्काउंट जो था वो आपका झारखंड स्थापना दिवस की स्पेशल ऑफर पर ये चल रहा था, जो कि सिर्फ लिमिटेड टाइम तक था। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाओ जाके एनरोल कर लो, क्योंकि जो नॉर्मली कोर्स की फी है वो है 7000, डिस्काउंट करके अभी आपको पड़ रहा है ये 5499 रुपए। तो मौका मिस आउट नहीं होना चाहिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों कवर होने वाले। तो डेफिनेटली ज्वाइन नहीं किया था जाकर के अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं सेशंस को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कुछ कुछ गिवन है, आपको सिर्फ मैच आउट करवाना है। क्या है हमारे पास? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, कॉमन साइज दिया हुआ है, रेशियो एनालिसिस दिया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया हुआ है। साथ में उनके चीजों को यहाँ पर डिफाइन किया गया। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर चीजें आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं जो हर एक डाटा को परसेंटेज में फिगर्स में दिखलाते तो हैं, लेकिन एक हमारा सेम ईयर पर चलता है और दूसरा आप बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर के आधार पर चलता है। रेशियो एनालिसिस जो भी हमारा डाटा पास्ट में घट चुका है उसको ये एनालाइज करता है और उनके बीच में रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। कैश फ्लो पूरे साल के दौरान, पूरे ड्यूरेशन के दौरान, पूरे अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितने पैसे आए और कितने पैसे गए उसको देखता है। तो सिंपली आप चीजों को यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। देखो सबसे आसान कैश फ्लो, अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेन द मूवमेंट्स ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश के आने और जाने के मूवमेंट्स को दिखाएगा। यानी कि डी का टू, अगर डी का टू आप देखोगे तो सिर्फ एक लौता सी में ही आपको दिख रहा है। तो ये ऐसा ही आंसर बन गया, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की नीड नहीं पड़ी। तो जब भी मिलान वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आसान कड़ी को खोजिए, उसको मिलाइए और उसके बाद अपने आप चेकआउट कीजिए कि क्या कोई मैच आउट कर रहा है। अगर मैच किया तो भैया ऐसे ही क्वेश्चन सही हो गया, है ना। खैर बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तो यहां पर क्या, ओवर अ पीरियड, ये ओवर ऑफ पीरियड को चेकआउट करने में यूज करता है, सबसे सही बात भी है ये। अच्छा, अगर हम लोग बात करें हमारा जो कॉमन साइज है, तो कॉमन साइज क्या है, मैंने पहले भी कहा था कि ईच आइटम्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टोटल पार्ट इन अ सेम ईयर, आप बोल सकते हैं यहां पर ये चीज ले सकता है ये। और ठीक है, देन फिर रेशियो एनालिसिस की बात किया जाए तो ये रिलेशनशिप बनाता है। क्या बनाता है? रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर्स, जो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स होंगे ना उनके बीच में रिलेशनशिप ये एस्टेब्लिश करने वाला है। तो यहाँ पर हमारा सारा का सारा मैच आउट भी बहुत सही से प्रॉपरली हो जा रहा है। क्लियर है ये चीज? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में फिर से हमारे पास वही है, एक तरफ हमारे पास लिक्विडिटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, सॉल्वेंसी एनालिसिस और इफिशिएंसी एनालिसिस। अच्छा, ये चारों के चारों हमारे रेशियो एनालिसिस के पार्ट हैं। किसके पार्ट है सर? रेशियो एनालिसिस के। क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे काम करती है, पहले वो समझते हैं। लिक्विडिटी एनालिसिस बेसिकली ये बताता है कि हमारे बिजनेस में जब हम अपनी बिजनेस चला रहे हैं तो जो करंट वाला चीज होता है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, तो इनके बीच में किस तरह का सिनेरियोज है उसको देखने में काम करता है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जब हम अपने अकाउंटिंग ड्यूरेशन, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या एनुअली हो, जब हम इसमें वर्क करते हैं तो हमने कितनी प्रॉफिट जनरेट की और हमारा काम कैसा है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली हम प्रॉफिट पर बात करने वाले हैं। सॉल्वेंसी एनालिसिस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे, जैसे कि मैंने कहा लिक्विडिटी एनालिसिस में हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को चेकआउट कर रहे हैं, सॉल्वेंसी एनालिसिस में हम उसी चीज को लॉन्ग टर्म पे देखेंगे कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो हमारे पास है, नन करंट एसेट जो भी आप नाम बोले, इनमें और जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जैसे कि डेट हो गया, डिवेंचर्स हो गया,
ठीक है ना, बड़े बड़े अपने क्या बोलते हैं प्रेफरेंसेस वगैरह को भी आपको लिक्विडेट करना है, उनको भी देना है। तो ये जो लंबे लंबे डेट हैं, इनको देने के पैसे कहाँ से आएंगे और कितने हमारे पास हैं, वो देखने में क्या होता है। इफिशियंसी, ओवरऑल हमारा काम कैसा चल रहा है, मतलब हम कितना अपने आप को, होता है ना, आप कितने कितनी बार आपने सुना होगा कि भाई 24 घंटे बीत जाते हैं, दिन भर में आप कुछ काम नहीं कर पाते हो। तो अगर ऐसा लाइन अगर आपको मिलता है, समझ लो आप एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इफिशियंसी का मतलब वही हुआ कि आपकी दक्षता कितनी है, आपका काम करने का क्षमता कितना है। तो चलो, मैंने चारों तो आपको समझा दिया, फटाफट चारों के हिसाब से आंसर्स भी बता दीजिए। लिक्विडिटी क्या है, तो मैंने कहा कि एसेट्स और लायबिलिटी, लेकिन शॉर्ट टर्म। तो एक्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म पेइंग एबिलिटी, आपके शॉर्ट टर्म यानी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं आप, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच के रिश्ते को दिखाने का काम करेगा ये। ठीक है ना। एक अथरी किसमें है क्या, बिल्कुल है, तो ये काट दीजिए। दो यहाँ मिलकर देखो, एक आसान तरीका ये भी होता है कि जब आप टिक करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगेगी। अच्छा, एक या थ्री अगर आप देखोगे दोनों में, तो बी का वन भी है, मतलब ये बी से वन होना चाहिए। चलो देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, मेजर द इफिशियंसी ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। देखो अर्निंग प्रॉफिट ये वर्ड मिल गया आपको, इफिशियंसी पर नहीं जाना है बल्कि अर्निंग प्रॉफिट पर जाना है, तो ये तो सही है। अब सी डिसाइड करेगा आंसर क्या होगा। सोल्वेंसी, मैंने क्या कहा था कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर ये यूज करता है, तो इफिशियंसी किस पे था, लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस का उसको देखेगा। तो मिल गया हमारा सी का फोर आ गया। तो ये आसान तरीके हैं जिससे आप आराम से टैकल कर सकते हो। और इफिशियंसी की बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ठीक है ना, आप अपना परफॉर्मेंस कैसे देंगे, आप किस तरह से अपने समय, जैसे कि मैंने कहा ना 24 घंटे में, भैया कितनी बार ऐसा होता है ना, हम अक्सर गाली भी सुनते हैं घर वालों से और कितनी बार अंदर से भी आता है, यार 24 घंटे बीत गए, साला मैंने कुछ किया ही नहीं आज दिन भर में, कुछ फील ही नहीं आया। इसका मतलब आपने अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं की है। तो एफिशिएंसी परफॉर्मेंस के साथ ऐड ऑन कर दो, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे सर। नेक्स्ट में टेक्निक्स दिए हुए हैं कुछ कुछ, और उनके नेचर दिए हुए हैं, क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। देखो जो पहला क्वेश्चन हमने देखा ना, ये पहला क्वेश्चन ही है, बस उसमें कॉमन साइज और कॉम्पेरेटिव था, यहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो गया, उसी का नाम है, बस घुमा के लिखा हुआ है। ठीक है ना। ट्रेंड एनालिसिस क्या है, तो ट्रेंड एनालिसिस सबसे डिफरेंट है, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस एकमात्र ऐसा एनालिसिस है जो कई सालों के डेटा को चेकआउट करता है और ये बताता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2010 में मान लो मैं कमाता था 1 लाख, अब कमा रहा हूँ 1.5 लाख, फिर कमा रहा हूँ 2 लाख, फिर कमा रहा हूँ मान लो 2.25 लाख। इस तरह से मैं कमाते कमाई कमाई बढ़ रही है। अगर मैं पूछूं कि उसके हिसाब से अगली कमाई कितनी चाहिए, तो वो ऑफकोर्स बोलेगा सर हाँ आपका 5 से 10% कमाई बढ़ रही है, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं चीजें पता चल जाती है। तो ट्रेंड एनालिसिस इसी चीज को दिखलाता है कि आप अप फॉल में है, डाउन फॉल में है या साइडवेज में है। तीन चीजें बेसिकली होती है, अगर ट्रेंड की बात करो तो तीन चीजें होती है, या तो आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, या तो आप नीचे की ओर जा रहे हैं, या तो आप साइडवेज जा रहे हैं, मतलब एक साइड ही आप चल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें चेकआउट करता है ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो तो बता ही दिया मैंने, चलो फटाफट बताओ क्या चीजें यहाँ पर सही होगी। सबसे पहले मैं ट्रेंड की बात कर रहा था, तो ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, कैसा रहेगा, है कि नहीं। मैंने ट्रेंड की इतनी तारीफ की, तो ट्रेंड पर स्टार्ट किया जाए। तो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। तो अब यहां पर देखेंगे तो मेजर अ डायरेक्शन ऑफ चेंज ओवर ऑफ टाइम, एक टाइम ऑफ पीरियड में डायरेक्शंस कहाँ जाएगा। सी का फोर, सी का फोर है क्या, क्योंकि डायरेक्शन ही बता रहा था मैं। सी का फोर हाँ दो ठो में मिलता है भैया मुझे, ए और बी में आपको सी का फोर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए तो ये आसान हो गया है ना। अब आप ए चूज कर लोगे तो ए के आधार पर आपका आंसर बन जाएगा, सिर्फ ए आपको देख लेना है, ए अगर आपने चूज कर लिया तो ए के आधार पर मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहाँ जाएगा, चलो जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ कहाँ जाएगा। तो कंपेयर अ डाटा अक्रॉस अ पीरियड, जब आप अक्रॉस अ पीरियड में चेकआउट करेंगे, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डाटा। तो ये हमारा आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है, ये भी आप खड़े खड़े काट दीजिए आराम से। वर्टिकल एनालिसिस सेम पीरियड में जब काम करता है तब वो हो जाता है वर्टिकल एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस तो मैंने पहले ही बोला था, रिलेशनशिप को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो रिलेशनशिप के लिए काम आ रहा है। राइट, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ हमारे पास डाटा गिवन है, क्या है हमारे पास, करंट एसेट जो है वो है हमारे पास 6 लाख रुपए की, स्टॉक है हमारे पास 2 लाख रुपए का, प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो 20,000 रुपए का है,
करंट लायबिलिटी जो है वो है 2 लाख रुपए की, तो क्विक रेशियो निकालना है। क्या निकालना है हमें सर? क्विक रेशियो। माफ कीजिएगा। चलिए क्विक रेशियो निकालते हैं, क्या होगा? क्विक एसेट बटे में करंट लायबिलिटी, राइट। सर क्विक एसेट क्या होता है? अगर मैं बात करूं सिंपल सा क्विक एसेट के बारे में, तो क्विक एसेट इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस जो भी हमारा स्टॉक होगा वो, और साथ में अगर आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस किया है वो, ये दोनों घटा दीजिए, मिल जाएगा। सबसे पहले क्विक एसेट देख लेते हैं। करंट एसेट है हमारे पास 6 लाख का, तो 6 लाख ले आओ भैया, ठीक है। उसमें से आप स्टॉक घटा लीजिए 2 लाख का, और साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस है 22,000 20,000 का, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है, राइट। तो आप घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, और 20 घटाओगे तो बच जाएगा 3,80,000 हमारे पास, ठीक है। तो 3,80,000 बेसिकली मिल गया हमारा क्विक एसेट। करंट लाइबिलिटी की बात करूं वो है 2 लाख, तो चलो क्विक रेशियो निकाल लो। 3,80,000 और बटे में आ जाएगा 2 लाख हमारा। काट छाट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.9:1, यानी कि सी नंबर, है ना। इजी है, फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूले के तरीके याद हो, तो रेशियो एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर एक हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। करंट रेशियो है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल है 6 लाख का, फाइंड द करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी निकालना है। सबसे पहले दिया हुआ है क्या हमारे पास? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बटे में करंट लायबिलिटी। ये कितना है? 2.5:1। कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब सिंपली यहाँ पर एक्स लगा लीजिए। कुछ नहीं मिल रहा था, सिंपली एक्स लगा लीजिए। क्यों लगाया मैंने? अब देखिए, वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 6 लाख, और करंट एसेट बटे में करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट हो गया 2.5x माइनस 1x। जब ये गिवन आप घटाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 6 लाख तो आ ही गया हमारा, और साथ में ये कितना आ जाएगा? 1.5x। तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो कि आपके पास आ जाएगा 4 लाख, राइट। जो कि आ जाएगा 4 लाख, और चूंकि x बराबर उतना ही है और करंट लायबिलिटी 1x होता है, तो डायरेक्टली ये हमारा 4 लाख ही आंसर्स हो जाएगा, है ना। इजी है, क्लियर है ना ये चीजें? चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट हमारा सेशन और रीजंस। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। चलिए क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल। बोल रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है हमारा, वो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रिलेशन बनाता है। ध्यान से देखो, एक चीज समझिए हमेशा, इधर कोई भी प्रॉफिट रहे, ध्यान समझो, यहां पर मैंने खाली छोड़ा है। क्यों खाली छोड़ा है? नेट सेल प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कोई भी इधर हो, याद रखना, ये दो चीजों से रिश्ता बनेगा। जो यहां मिसिंग है वो और सेल्स है, बस, और कोई चीज नहीं। तो जो भी मिसिंग है, मिसिंग क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स है रिश्ता है। एकदम सही स्टेटमेंट है, कोई गलती है ही नहीं। पहला तो स्टेटमेंट सही मिल गया हमें, तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंडिकेट करता है इफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शंस एंड द प्राइसिंग पॉलिसीज। बिल्कुल सही है। देखो, दो चीजें समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, कि हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट और
नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम इसमें से सेल में से सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जो भी हमारा एक्सपेंसेस है, जो भी हमारा अदर एक्सपेंसेस होता है या फिर ऑल एक्सपेंसेस होता है, वो सब लेकर के आते हैं। तो पहले वाले में हमारी, मैंने ये पेन बनाया, 100 रुपया बनने में खर्चा आता है, 150 में बेचता हूँ, कितना कमाई हुआ? 50 रुपया। देखने में 50 लग रहा है, बट रियलिटी ऑफ दैट बहुत सारी अलग अलग भी हो सकती है। इसमें इस पे एम्प्लॉय खर्चा, रेंट खर्चा, मार्केटिंग खर्चा, मतलब बहुत सारे खर्चे होंगे जो मैंने इंक्लूड नहीं किए अभी इसमें, राइट है। तो जब नॉर्मली सेल और कॉस्ट में डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट एक चीज याद रखना हमेशा, अगर कोई कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता है तो वो कंपनी बंद कर देनी चाहिए। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे हो तो भैया आप 1 यूनिट बेचो चाहे 1 लाख यूनिट बेचो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। तो सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट होना जरूरी है। इनिशियल पीरियड बात अलग है, ठीक है ना, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मॉडल हो तो बात अलग है, बट आने वाले टाइम पर आपको प्राइसिंग इंक्रीज करके ये करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो बोथ आर करेक्ट और ये प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो बोथ आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, नेट प्रॉफिट रेशियो मेजर द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म आफ्टर ऑल एक्सपेंस एंड इनकम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसी चीज को कि भैया जो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है वो क्या दिखाता है, सारे एक्सपेंसेस और इनकम को घटाने के बाद। क्या ये सही है? एकदम सही है सर, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इट इंक्लूड ओनली द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन इन इट्स कैलकुलेशन। ओनली जैसा वर्ड तो इसमें आएगा नहीं, ओनली जैसा वर्ड नेट प्रॉफिट लेता ही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा तब ऑपरेटिंग लेंगे। अच्छा, ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग का सिंपल सा मतलब मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी आपके व्यवसाय में डे टू डे जो वर्क होता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये तो डे टू डे वर्क नहीं है, ये तो पूरी के पूरे धंधे पानी की बात हो रही है। इसका साफ साफ मतलब है कि भैया जो सी होगा वो करेक्ट होगा, मतलब ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से हमारे पास वही असेसन और रीजंस वाले, क्या है क्वेश्चन में कि रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या है? इक्विटी जो आरओई है वो इक्विटी शेयर धारकों के दृष्टिकोण से लाभ प्रदता को मापा जाता है। यानी कि जो आरओई है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दिया वो जांचने के लिए करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? एकदम सही है, नाम ही है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी कौन होता है? इक्विटी जिसके पास होता है हम उसको शेयर होल्डर ही बोलते हैं। अब शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिला वो आर ओ ई से ही पता चलता है हमें, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ है। ठीक है ना। इट इज अ कंप्यूटेड एज अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स इसको देखा जाता है एंड अ प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है ना, जो कि डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। यानी कि ये सब कुछ घटाने के बाद, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, केवल इतना ही नहीं बोल सकते हैं बल्कि ये भी बोल सकते हैं कि आफ्टर डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी आप इसको बोल सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन देता है हमारा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो नाम से ही पता चलता है, क्या है फॉर्मूला? डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा, देख करके क्या लग रहा है, क्या लिखा है हमने? डेट बटे में इक्विटी, मतलब डेट और इक्विटी का रिश्ता बन रहा है यहां पर। मतलब क्या दिख रहा है कि कितनी मात्रा में डेट है और कितना इक्विटी है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बोल दूं कि मेरे पास डेट है 1 और इक्विटी है 2, तो क्या ये अच्छा रहेगा? ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा। लेकिन मैं बोल दूं डेट है मेरे पास 2 और इक्विटी है 1, क्या अच्छा रहेगा? नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि डेट वाले इससे देखा जाए तो भैया 2 रुपए की उधारी और मेरे पॉकेट में 1 रुपया, तो दिक्कत वाली बात है ना। तो यहां पर इस चीज को समझना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। सो यहाँ चूज कीजिए। A lower ratio always indicate a better financial health। ये लोअर रेशियो क्या ये बहुत अच्छे फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है? बिल्कुल भी नहीं। हायर रेशियो
में इंक्रीज अ रिटर्न ऑन अ इक्विटी बट ऑल्सो फाइनेंशियल रिस्क। हायर रेशियो, अगर मैं हायर रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर रेशियो तो हायर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ पर 2 लाख का मान लो, अगर 2 लाख का डेट है तो उसके कंपेयर में 1 लाख की इक्विटी है। ठीक है, रेशियो तो ये दिखला रहा है। इसका हम बोल ये सकते हैं कि रिटर्न तो ज्यादा हमें यहाँ मिलेगा, क्योंकि इक्विटी वालों को यहाँ पर संख्या कम है, इक्विटी कम है, तो रिटर्न ज्यादा इनको मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो फिक्स इंटरेस्ट है वो भी हाई रहेगा, तो रिस्क भी हाई है यहाँ पर और रिटर्न भी हाई है, दोनों चीजें। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बाकी आगे देखते हैं। डेट इक्विटी रेशियो इंक्लूड ओनली अ शॉर्ट टर्म डेट, नहीं भैया, लॉन्ग टर्म डेट को ही स्पेशली लेता है ये। इट अ मेजर अ लिक्विडिटी रदर देन अ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी ही काम करता है, लिक्विडिटी काम नहीं करता है। लिक्विडिटी नहीं काम करता, सॉल्वेंसी ही काम करता है, तो केवल बी ही सही होगा यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट, अ फर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब सबसे पहले ये समझते हैं। हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स इंटरेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो एक हो गया शॉर्ट टर्म वाला, और एक होता है लॉन्ग टर्म वाला। इन दोनों इंटरेस्ट में जो भी आपने उधार लिया उस पे जो आपका इंटरेस्ट बनता है, क्या उसको कवर करने के लायक आप प्रॉफिट कमाते हैं, हाँ या ना, उसको चेक करता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि डिक्लाइनिंग ओवर ईयर, विच इज करेक्ट इम्प्लीकेशंस। एक फर्म में ब्याज कवरेज अनुपात पिछले वर्षों से घट रहा है, मतलब पहले कुछ था, इस बार कुछ और है, मतलब कम हुआ है। जो डेट इक्विटी रेशियो है वो क्या हो रहा है, कैसे बोल सकते हैं आप, कम हो रहा है। अगर ये कम हो रहा है तो क्वेश्चन ये है कि ये क्या इंडिकेट करता है, इसका क्या मतलब होता है। चलिए जल्दी से बताइए। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर आप पहले मान लो कमा रहे थे फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए, अगर आप पहले कमा रहे थे 1 लाख रुपए, अब आप कमा रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, अब यहाँ पर मैं बोल दूं सिर्फ 70,000 रुपए, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपका रेशियो तो गिर रहा है। इट मीन टू से अ फर्म फेस अ डिफिकल्टी इन अ पेइंग अ इंटरेस्ट, इंक्रीजिंग अ फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो रहा है, और आपका जो इंटरेस्ट पे करने की ताकत है वो गिर रही है, इससे ये दिखता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा मैच आउट करना है, रेशियो एनालिसिस का टाइप दिया हुआ है। करंट रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है। चलिए जल्दी से इसको चेकआउट कीजिए और बताइए क्या सही और क्या गलत। करंट रेशियो, इधर क्या क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, स्टॉक मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। करंट रेशियो से डायरेक्टली शॉर्ट टर्म को मैच आउट कर दीजिए। ए का 4 है कहीं पर क्या, एग्जैक्टली यहीं पर मिलता है, बाकी तो भैया आप खड़े खड़े काट दीजिए, देखो सही है, एक से काम बन जाता है। मिलान वाले में अक्सर ऐसा होता है, एक से आपका पूरे का पूरा सही हो जाता है, तो बहुत अच्छे से इसको देखा कीजिए, बहुत आराम से आपका आंसर मिलेगा। डेट डेट टू इक्विटीज की बात करूं, डेट टू इक्विटीज किस में आता है, तो डेट और इक्विटीज में कितना अंतर है, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज ही डेट टू इक्विटीज का ही पार्ट होता है। ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इफिशिएंसी को दर्शाने के लिए है, और टर्नओवर रेशियो आपके स्टॉक्स मैनेजमेंट को दिखाने के लिए है। ठीक है, आगे सिंपल सी चीज है, क्लियर है यहाँ तक, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट, इधर यूजर्स हैं, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, और उनके काम की चीजें इधर है, मैच आउट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलता है, तो इन सबको अच्छे से अटेम्प्ट करना है आपको। शेयर होल्डर्स में क्या आता है, शेयर होल्डर क्या देखेगा, टैक्स एंड रेगुलेटरीज देखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न देखेगा, लिक्विडिटी सॉल्वेंसी देखेगा, या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखेगा। शेयर होल्डर भाई पैसा इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्ट करता है उसको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है या रिटर्न चाहिए होता है, तो शेयर होल्डर तो प्रॉफिट या रिटर्न देखेगा। ए का 2 जहां जाए उसको रखिए, बाकी को काट दीजिए, आसान हो गया आपके लिए। देखो एक सही करने से 50% आंसर आपने सही कर लिया, तो ये चीजें ही आपको फॉलो करनी है एग्जाम में। क्रेडिटर, क्रेडिटर किस चीज को चेक करेगा, तो क्रेडिटर ये चेक करेगा, अगर मैं आपको उधारी देता हूं तो आप कितना कमाते हैं ये नहीं देखूंगा, बल्कि ये देखूंगा कि आप कितना अच्छा सेल्स करते हैं। मेरा पैसा रिटर्न चाहिए ना, आप कितना जल्दी माल बेचोगे, माल बेचोगे का मतलब क्या हुआ, आपकी इफिशियंसी कितनी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो क्रेडिटर तो ये चेक करेगा। बी का 4 कहीं है क्या, ये भी काट दो, मिल गया आंसर, ये काट दो, ये भी मिल गया आंसर। इजी है,
मैनेजमेंट किस चीज को देखता है? मैनेजमेंट बेसिकली काम के तरीके को देखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीजें गड़बड़ा रही है। गवर्नमेंट में वन जाना चाहिए, डी का वन, डी का वन है किसी में, बी में है। गवर्नमेंट तो टैक्स रेगुलेशंस को देखेगा। आई थिंक ये गलती है तब फिर। ये इधर से आ जाएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, क्रेडिटर लिक्विडिटी, इसको चेकआउट कर सकता है। हाँ, ये एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये चीज लग रहा है, बी होना चाहिए यहाँ पर। बी में भी मैच आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हम्म। सी का फोर होगा, डी का वन होगा, हाँ। बी आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ पर बी आंसर होगा हमारा। ठीक है। मैनेजमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखेगा, क्रेडिटर हमारा लिक्विडिटी सॉल्वेंसी दोनों देख सकता है, गवर्नमेंट तो टैक्स रेगुलेशन देखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके। नेक्स्ट असेसन और रीजंस वाले फिर से क्वेश्चन हमारे पास है। प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो जिसे हम बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो कि रिलेटिव टू द अर्निंग वो चेकआउट कर सके। यानी कि जो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। अगर मैं ये शेयर, फॉर एग्जाम्पल ये शेयर है, अगर ये शेयर मैं 100 रुपए का खरीदता हूं, तो ये मुझे कितना कमा करके देने की क्षमता रखता है। दिस इज कॉल्ड पीई रेशियो, जो कि शेयर होल्डर को मार्केट की वैल्यू को चेकआउट करने और उसकी अर्निंग को चेक करने में हेल्प करता है। यही बोल रहा है कि अनुपात निवेशकों को आय से के सापेक्ष में शेयर के बाजार मूल्य का आकलन करने में मदद करता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? एग्जैक्टली ट्रू है ना। हायर पीई रेशियो ऑलवेज इंडिकेट अ स्टॉक अंडर वैल्यूड। हायर है तो गलत हो गया ना। अगर प्राइस रेशियो इसका ज्यादा है, पीई रेशियो ज्यादा है, मतलब मैं 100 रुपए लगा करके 2 रुपए कमा रहा हूं, तो काहे का पीई रेशियो अच्छा है? ये तो बेकार हो गया। तो ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं बोल सकते हैं इसको, ओवर वैल्यूड बोलेंगे। ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिकेट्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनीज इक्विटी शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिकेट करता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी का जो इक्विटी शेयर्स है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? एग्जैक्टली ट्रू है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि लेंस कार्ड के आईपीओ आई थी, ठीक है ना, फिजिक्स वाला का आईपीओ आने वाला है। तो ये जो आईपीओ आते हैं, ये मार्केट वैल्यूएशंस मार्केट में ला करके चीजों को पैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, जितने भी शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना। हाँ एग्जैक्टली यही है। अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और कुल मिलाकर के मेरे पास 1 करोड़ शेयर है, तो पूरी बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई? आप सिंपल से बोलेंगे सर 100 करोड़ रुपए की पूरी बिजनेस हो गई। सिंपल सा लॉजिक है ना। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द प्रोप्राइटरी रेशियो इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज। जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑफ। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है प्रोप्राइटरी रेशियो? चलो जल्दी से बताओ। मेजर द proportion of the shareholders fund into a asset। सिंपल सी भाषा में हमारी कुल संपत्ति जो भी है शेयर धारकों के धन अनुपात में कितनी हमारे पास है उसको दिखलाती है। प्रोप्राइटर के लिए सबसे बेस्ट होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सॉल्वेंसी। भाई अभी स्टार्टिंग से ही मैंने आपको समझाया था, सॉल्वेंसी का मतलब सिंपल सी भाषा में जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म में जो भी डेट पड़ा हुआ है उसको देखने की क्षमता है, उसको पे करने की क्षमता है या नहीं है। तो बस आप ढूंढ लो यहाँ पर, आप उस चीज को ढूंढ लो। दे कंपेयर अ लॉन्ग टर्म फंड विद द डेट टू इवेलुएट अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपके लॉन्ग टर्म डेट में पे करने की क्षमता कितनी है और उसके लिए कितनी आपकी लग रही है, मतलब कितनी क्षमता, आप कितना पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको चेक करने की ताकत। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है।
कंपनी का सीओजीएस दिया है 12 लाख का, एवरेज इन्वेंट्री दिया है 3 लाख का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। देखो जितने भी टर्नओवर रेशियो हैं, जितने भी टर्नओवर रेशियो होते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जितने भी टर्नओवर रेशियो है, सिंपल से याद रखिए, यहां पर सिंपल से करना कुछ नहीं है। ऊपर में सीओजीएस आएगा और नीचे में जो भी चीज आपको निकालना है उसका एवरेज लाओ। जैसे कि ये इन्वेंट्री है तो एवरेज इन्वेंट्री। अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है तो सिंपली एवरेज डेटर्स आप यहां पर ले लीजिए, ठीक है। तो सीओजीएस कितना है भैया, मेरे पास सीओजीएस है 12 लाख का, इन्वेंट्री एवरेज कितना है 3 का, तो कुल मिलाकर कितना आ गया 4। दैट्स इट, सिंपल सा 4 टाइम्स। अच्छा, और ये टाइम्स में दिखाया जाता है, याद रखिएगा, ये कभी भी परसेंटेज में नहीं होगा, टाइम्स में होगा हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेट सेल है हमारे पास 24 लाख का, एवरेज टोटल एसेट है 12 लाख का। व्हाट इज द एवरेज एसेट टर्नओवर रेशियो? अभी जस्ट मैंने समझाया आपको कि जब भी मिले आपको क्या मिलता है हमारे पास में, अभी एसेट टर्नओवर रेशियो है, तो ऊपर में मैंने क्या कहा सीओजीएस। अब सीओजीएस ना हो, दो चीजें हो सकती है, आइदर हमारा सीओजीएस हो जाएगा, आइदर अगर ये ना हो तो नेट सेल भी हो जाता है, ठीक है, बटे में। लेकिन नीचे तो भैया एवरेज ही आएगा। अब नीचे यहां पर क्या आएगा, तो नीचे सर हमारा एवरेज एसेट आ सकता है, और कुछ नहीं आएगा। टोटल कितना सेल हो गया भैया, 24 लाख का सेल हमने किया है, और नीचे हमारे पास 12 लाख का एसेट है, कुल मिलाकर के 2 टाइम्स ये हो जाएगा। दैट्स इट, इजी है, मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, थोड़ी सी ध्यान दोगे तो बड़े आराम से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और सेशन दिया हुआ रीजंस वाले, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या क्या बोलता हूं हमेशा, आराम से स्टेटमेंट पढ़िए, चेकआउट कीजिए, आफ्टर दैट उसको सही कीजिए, ठीक है ना। डिविडेंड यील्ड रेशियो मेजर द रिटर्न ऑन अ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिविडेंड्स रिलेटिव टू द मार्केट प्राइस। यानी कि जो लाभांश प्राप्ति अनुपात है, जो हमारा डिविडेंड यील्ड रेशियो, वो क्या दिखाता है, बाजार मूल्य के सापेक्ष में लाभांश से निवेश पर कितना हमें लाभांश मिलेगा। मतलब हमने किसी में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितना डिविडेंड उस पर मिल सकता है, उसको जब हम चेकआउट करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड यील्ड रेशियो। हम यहां पर ये मेजर करते हैं। चलिए बताइए क्या ये सही है? एग्जैक्ट सर, बिल्कुल सही है। डिविडेंड यील्ड रेशियो का नाम ही वही है और काम भी वही है कि नहीं? चलो बहुत अच्छा। ये कैलकुलेट करता है डिविडेंड पर शेयर, सॉरी डिविडेंड पर शेयर बटे में अर्निंग पर शेयर। नहीं भैया, ये फॉर्मूला नहीं है, बल्कि प्राइस पर काम करता है ना, कितनी आपने, हम मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, इस 100 रुपए पे मुझे 2 रुपए का डिविडेंड मिला है, या 5 रुपए का डिविडेंड मिला है, या 7 रुपए का मिला है, ये इस पर डिपेंड करेगा, प्राइस पर डिपेंड करेगा, ना कि अर्निंग पर शेयर पर डिविडेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और सेशन और रीजंस एक और है, चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। अर्निंग पर शेयर ईपीएस इज अ की डिटरमाइन द पी रेशियो। बिल्कुल सही बात है, अर्निंग पर शेयर का अगर आपको निकालना है तो पी रेशियो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो, देखो दो तीन चीजें समझिए, आप पीई रेशियो निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, आरओई निकालते हैं, ये लगभग लगभग चीजें ना एक ही जैसे हैं, थोड़ी बहुत चीजें अंतर होती है, बट ऑलमोस्ट ये एक ही काम करते हैं। काम क्या है इनका, कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इनको भैया आप कितना रिटर्न दे रहे हो, बस ये इसको निकालने में हेल्प करेगा, दैट्स इट, इसका इतना ही काम है। अब अर्निंग पर शेयर इज द की डिटरमाइन द पीई रेशियो, क्या ये सही है? एग्जैक्टली सही है भाई, अभी मैंने कहा, उसी में हेल्प भी करता है। ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटे में नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग। अच्छा, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब जो भी शेयर आपने इशू किया है, सिर्फ उसको बोला जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर, ये भी। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। कितने आप लोगों ने स्कोर किया है कमेंट करके जरूर बताना भाई, कि कितने आप लोगों ने स्कोर किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, अगर जेपीएससी जेट की तैयारी कर रहे हो, देखो 19 साल के बाद आपको जेट की नोटिफिकेशंस देखने को मिली है, आपको ये पता 19 साल के बाद मौका मिला है। और
असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं तो भैया 17 सालों से इसकी वैकेंसी नहीं आई है पूरे झारखंड में। और ये मौका आपको दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगा। दोबारा अगर 5 साल भी 10 साल बाद भी आया ना, बस आपकी उम्र निकल जाएगी। दिस इज गोल्डन चांस फॉर यू। ठीक है, तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाओ ज्वाइन करो। ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में। प्रॉपरली स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।